Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to start with you all a new topic that is cell wall. Okay, so let's start. इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, ठीक है, और हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी. तो सेल वॉल हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है. सेल वॉल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल वॉल जो है सारे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, ठीक है. जो एनिमल सेल होती है इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है. बाकी जो बैक्टीरिया है और प्लांट्स है इनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है. तो क्योंकि प्लांट और बैक्टीरिया भी बहुत संख्या में है तो सेल वॉल को भी हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, किस चीज से मिलकर बनी रहती है और इसका फंक्शन क्या है, और ये प्लांट्स में ही क्यों होती है, एनिमल्स में क्यों नहीं होती है, ठीक है. इसका रीजन हम देखते हैं, ठीक है. सो प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड. रिजिड मतलब बहुत मजबूत, ठीक है. रिजिड का मतलब होता है बहुत मजबूत, ठीक है. सो हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है. तो कोई सेल होती है उसके अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर में एक सेल वॉल एक्स्ट्रा रहती है ताकि मजबूती दे सके सेल को, ठीक है. क्योंकि देखिए प्लांट्स तो कितने हार्श कंडीशंस पे रहते हैं ना, कितना हार्श टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का प्रेशर और धूप बारिश सब कुछ झेलते हैं. तो प्लांट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है, प्लांट की जो सेल है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये सेल वॉल, उसकी मजबूती देने का काम करता है. फाइन. सो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सेल वॉल है. सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में रहता है, ठीक है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. और ये जो सेल वॉल है ये किससे बना रहता है, किस मटेरियल, मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, ये सेलुलोज. बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं आपस में कंबाइन करके सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है. सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस तरह से होता है. तो सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है, कंपाउंड रहता है और इसका काम क्या रहता है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब पौधों को मजबूती, जैसे मैंने कहा ना उनको बहुत हार्श कंडीशंस को विदस्टैंड करना पड़ता है तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये बेसिकली, ठीक है. सो व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर through osmosis there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. तो what is plasmolysis, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, ठीक है. तो जैसे सेल वॉल है, ठीक है, और अगर हमने जो है सेल को इस तरह के कंडीशन में रख दिया है कि सेल का सारा पानी बाहर चला जा रहा है, यानी कि हमने उसको किस तरह के सोल्यूशन में रखा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, उसका सारा पानी बाहर चला जा रहा है, ठीक है. तो जो प्लाज्मोलिसिस है उसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगी, लेकिन सेल वॉल क्योंकि रिजिड है तो वो अपनी जगह पे ही रहेगी, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिकुड़ जाने की, इसको ही हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. लिसिस मतलब खत्म हो जाना, मर जाना, ठीक है. सो वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो इसको हम देख भी सकते हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करके. एक्टिविटी 5.6, ठीक है. सो माउंट द पील ऑफ ए रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. एक रोयो लीफ ले लीजिए, ठीक है, इस तरह की लीफ होती है. आप इसका जो है इसको तोड़ लीजिए और इसका ऊपर का पील हल्का सा निकाल के उसको स्लाइड के ऊपर रख लीजिए और उसके ऊपर सैफ्रनिन को स्टेन डाल दीजिए और उसको देखिए आप, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखिए, ठीक है. फिर क्या करना है आपको, नोट क्या करना है, हाई पावर में 100x पे देखिए कि सेल्स पूरी क्लियरली दिखें. नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. तो उस सेल को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको छोटे छोटे पिगमेंट टाइप के देखेंगे, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल, ठीक है. सो दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf of the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do you see? तो एक बार ही आपने देखा बिना शुगर सोल्यूशन डाले, अब उसी लीफ के पत्ते पे शुगर सोल्यूशन डाल दीजिए जो खूब गाढ़ा हो और डाल दीजिए और फिर देखिए, ठीक है, उसको फिर से माइक्रोस्कोप में देखिए. अब आपको क्या दिखेगा
कि जो सेल है वो उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो तो वैसे ही रहा, लेकिन जो अंदर की प्लाज्मोलिसिस है उसकी वजह से उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सिकुड़ गई है और उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया। शुगर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। सो नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो बॉइलिंग वाटर में आप इसको उबाल दीजिए। तो हमने अभी जो पत्ती ली इसकी सेल्स जो है हमने तोड़ ली पत्ती, लेकिन सेल्स इतनी जल्दी तो मरती नहीं, कुछ टाइम के लिए जिंदा रहती हैं। लेकिन अब हम रोयो लीफ लेंगे और उसको उबाल देंगे। उबालने से क्या होगा, इमीडिएटली सारी सेल्स फिक्स हो जाएंगी। फिक्स मतलब डेड हो जाएंगी और जिस स्टेट में है उसी स्टेट में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। सो नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। दिस किल्स द सेल। बॉइलिंग करने से सेल्स मर जाएंगी। Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope। उसी तरीके से आप इसकी भी एक स्लाइड बना लीजिए, उसकी पत्ती से पील निकाल करके, और फिर उन सेल्स को देखिए जो उबाली गई पत्ती से ली गई हैं, ठीक है। Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide। तो आपको जब मरी हुई लीफ की जो सेल्स हैं वो देखोगे तो सेल्स वैसे ही दिखेंगे जैसे पहले दिख रही थी, ठीक है। लेकिन अब इस लीफ पे जब आप शुगर या सॉल्ट गाढ़ा सोल्यूशन डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद फिर से आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो हम प्लाज्मोलिसिस ऑस्मोसिस की वजह से होती थी, क्योंकि कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के अंदर का सारा वाटर बाहर आ जा रहा है। तो यानी प्लाज्मोलिसिस है जिसको हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ये फिनोमिना है लिविंग सेल्स की। डेड सेल्स कभी भी ऑस्मोसिस की सेल्स या ऑस्मोसिस का फिनोमिना नहीं शो करती हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला, ठीक है। सो वेट फॉर अ मिनट, व्हाट डू यू फाइंड, डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ। तो इस केस में हमें प्लाज्मोलिसिस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। What do we infer from this activity? It appears that only living cells, not dead cells, are able to absorb water by osmosis, ठीक है। तो सिर्फ लिविंग सेल्स ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं या परमिबिलिटी का फिनोमिना शो करती हैं। डेड सेल्स ये फिनोमिना, ऑस्मोसिस का फिनोमिना नहीं शो करते हैं, ठीक है। सो cell wall permits the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute या hypotonic external media without bursting। क्या होता है हाइपोटोनिक मीडिया, मतलब सेल के अंदर खूब सारा गाढ़ा गाढ़ा कंटेंट है साइटोप्लाज्म में, लेकिन बाहर का मीडिया जैसे कि पानी, ठीक है। पानी के अंदर आप देखते हो बहुत सारे पौधे उगते हैं, बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं ना, या हम बहुत सारा पानी दे देते हैं, या बहुत सारा फंगस भी जो है हम देखते हैं कहीं कहीं उगा रहता है। तो क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो एक मजबूती देता है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लांट सेल या बैक्टीरिया सेल या फंगई सेल किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है, मतलब अपने से कम गाढ़े सोल्यूशन में है, तो क्या होगा कि सारा का सारी पानी उन सेल्स के अंदर भर जाएगा। सेल के अंदर भर जाएगा तो सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन सेल ब्रस्ट नहीं करती है। जो अगर हम आरबीसी सेल को, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, उसको पानी में डाल दे तो उस आरबीसी थोड़ी देर के बाद ब्रस्ट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किशमिश को डाल दोगे तो किशमिश की सेल ब्रस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है एक सेल वॉल है, ठीक है। तो अगर पानी बहुत ज्यादा भर भी जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलती जाएगी, लेकिन वो फिर सेल वॉल से चिपक जाएगी, एकदम सेल वॉल के साथ एकदम जैसे थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। लेकिन पानी भरने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे आके सेल वॉल से एकदम चिपक जाएगी। लेकिन सेल वॉल क्योंकि रिजिड है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। ज्यादा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो लेकिन वो फटने नहीं देगा। जैसे आप इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो कि अगर आप सूटकेस में कपड़े भर रहे हो, तो अगर आपका सूटकेस जो है बहुत मजबूत नहीं है और आपने खूब उसके अंदर भर भर के सामान भर दिया है और उसको दबाए जा रहे हो, तो आपका सूटकेस अगर मजबूत नहीं होगा तो फट जाएगा। लेकिन आपका सूटकेस तो मजबूत होता है, ज्यादातर केसेस में तो मजबूत होता है। तो क्या होता है कि सूटकेस ऊपर से थोड़ा ऐसे अजीब सा निकल जाता है, लेकिन वो फटता नहीं है ना। तो वैसे ही सेल, जो प्लांट सेल्स होती है, वो भी इसी तरह से है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके चिपक जाती है, लेकिन सेल वॉल की रिजिडिटी की वजह से वो सेल ब्रस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। In such media, the cell tend to take up water by osmosis. Water osmosis के थ्रू लेते ही हैं। The cell swells, cell swell भी करती है।
बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब जैसे ये है सेल स्वेल करेगी तो प्रेशर जाएगा ना, जैसे सूटकेस में आप कपड़े भर रहे हो तो प्रेशर तो सूटकेस के बाहरी जो कवर है उसी के ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप कपड़े भरे जा रहे हो, तो वैसे ही सेल के अंदर भी, सेल के अंदर पानी जाए जा रहा है, तो प्रेशर से हल्का सा उसका शेप टिल्ट हो सकता है, ठीक है। सो द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर लग रहा है अंदर से, ठीक है। सो द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तो जो हम जैसे कपड़े भर रहे हैं उसके अंदर, तो जो आपकी अटैची है या आपका सूटकेस है वो भी कपड़ों को दबाए जा रहा है, तभी तो आप उसको भी एक प्रेशर डालते हो। तो जो सेल वॉल है वो भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेल कर रही है, ऐसे स्वेल कर रही है, तो सेल ऐसे स्वेल कर रही है, तो सेल वॉल भी उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, ठीक है, अपना शेप मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। सो द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स। Such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. तो इसी सेल वॉल की वजह से इतनी हार्श कंडीशंस में भी प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं करती है, और इसी वजह से प्लांट सेल बहुत सारे हार्श कंडीशंस को भी विदस्टैंड करती है। एनिमल सेल इतने हार्श कंडीशन को विदस्टैंड नहीं करेंगे, वो डाई कर जाएंगे या ब्रस्ट कर जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आप आरबीसी को डालोगे तो आरबीसी फटाफट से ब्रस्ट कर जाएगी, ठीक है, और वहीं पे रेजिन्स जो है वो ब्रस्ट तो नहीं करेंगे, कितना भी स्वेल कर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये जो है एटम का न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। दो न्यूक्लियस होते हैं, एक जो हमारा एटम वाला न्यूक्लियस होता है और ये जो है ये सेल वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। तो लगभग एक ही बात है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारी बॉडी में कैसी दिखती हूँ, आप कैसे दिखते हैं, तो हमारा क्या है, एक डीएनए होता है हमारे अंदर, हम सबकी बॉडी के अंदर डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर होता है, ठीक है। तभी हमारे कैरेक्टर्स, हमारी कुछ कुछ फीचर्स हमारे मदर फादर से मिलते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए और उनके डीएनए में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कुछ डीएनए के सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम कॉपी होके हमारे अंदर आ गए होते हैं और हम उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है। सो ये सब जो डीएनए है ये कहाँ रहता है, आपने कभी सोचा है? ठीक है, अगर जैसे कोई सेल है, ठीक है, जैसे आप ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर ये सारा डीएनए रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है एक तरीके से जैसे आपकी बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन है, वहीं से सारा फंक्शन गवर्न होता है, वहीं से सारी कमांड्स आती हैं, वहीं से एक सेल को कब डिवाइड करना है, कब कितना चीज़ को, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहती है, क्रोमोसोम्स के अंदर रहती है, ठीक है। सो रिमेंबर द टेम्पोररी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, वाई? तो हमने जो सेफ्रेनिन डाला था या हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था वो स्टेन किया था, ठीक है। तो क्या होता है, जो सेल होती है उसमें सब जो चीज़ है वो इक्वल डेंसिटी की नहीं होती, इक्वल गाढ़ा नहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कपड़े पहनते हो ना, ठीक है, तो कोई कपड़ा पतला होता है, कोई कपड़ा थोड़ा उसे थिक होता है, कोई कपड़ा जो है बिल्कुल ही थिन होता है ना, इस तरीके से। तो जो हमारी सेल है उसकी भी डेंसिटी ऑल ओवर द सेल एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, उसकी भी डेंसिटी ऑल ओवर द सेल एक जैसी नहीं होती है। तो जब हम कोई स्टेन डालते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो अलग अलग तरीके से उस स्टेन को ऑब्जर्व करती है, ऑब्जॉर्व मतलब सोखती है, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ जितनी डेंस होगी वो उतना ज़्यादा स्टेन ले लेगी, जो चीज़ जितनी कम डेंस होगी वो उतना कम स्टेन लेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है इस वजह से वो स्टेन ज़्यादा लेता है। तो जब हम स्टेन कर देते हैं सेल को तो आप देखो कि जो किनारे किनारे सेल वॉल्स हैं वो थोड़े गाढ़े दिखते हैं, बीच का साइटोप्लाज्म लाइट जो है ऑरेंज दिखता है, बीच में उसके एक डॉट दिखता है जो कि खूब डार्क दिखता है ना। तो ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है यही सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। सो व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन? अगर हम आयोडीन सोल्यूशन नहीं डालें और केवल ऐसे ही देखें तो हमको केवल उसकी बाउंड्रीज हल्की फुल्की सी दिखेंगी, वरना कुछ दिखेगा नहीं हमको खास, क्योंकि स्टेन नहीं किया है। स्टेन नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ बहुत अच्छा इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टेनिंग से ही हमको दिखता है, ठीक है। हम स्टेन करते ही इसीलिए हैं कि चीज़ें हमको जो है साफ ढंग से दिखें।
So try it and see what is the difference is. ठीक है. Further, when we put iodine solution on the pill, did each cell get evenly colored? तो जब हम आयोडीन सोल्यूशन डाल देते तो क्या सेल, हर एक सेल इवनली कलर्ड हो जाती है? नहीं ना. कई बार क्या होता है कि जहाँ पे स्टेन ज़्यादा गिरा वहाँ पे ज़्यादा स्टेन हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट इवनली होता है. मतलब इवनली का यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो सेल वॉल है, किनारे किनारे बाउंड्रीज, वहाँ पे ज़्यादा स्टेन टिकता है. जो बीच में न्यूक्लियस है वो ज़्यादा गाढ़ा स्टेन हुआ रहता है. जो साइटोप्लाज्म होता है वो तो सेल इवनली तो नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि स्टेन हुई नहीं हुई ना, क्योंकि कुछ पोर्शंस में ज्यादा स्टेन टिका, कुछ पोर्शंस में कम स्टेन टिका. तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजंस ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली. ठीक है. तो जैसे केमिकल कंपोजिशन जिसको मैं कह रही हूँ वो डेंसिटी भी हो सकती है. डेंस है मतलब उसका केमिकल जो जैसे कि न्यूक्लियस है उसके अंदर मैंने कहा क्रोमोसोम्स उसके अंदर रहता है. तो लेकिन जो बाकी साइटोप्लाज्म है उसमें तो केवल जो है एक लिक्विड टाइप का जेल लाइक सब्सटेंस है, तो वो उतना ज़्यादा स्टेन नहीं लेता. लेकिन जो क्रोमोसोम्स है वो स्टेन वो लेते हैं. तो इस वजह से वो ज़्यादा डेंस स्टेन होते हैं, ज़्यादा गाढ़े स्टेन होते हैं. ठीक है. सो some reasons appear darker than the other reasons. ठीक है. Apart from iodine solution, we could also use saffronin solution. iodine के अलावा हम saffronin भी यूज कर सकते हैं, वो भी स्टेनिंग का एक सोल्यूशन है. और मिथाइलिन ब्लू भी यूज होता है. ठीक है. तो सेल्स ये मतलब ये कॉमनली यूज स्टेन्स है जो कि लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं. ठीक है. और कई बार हम दोनों स्टेन यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू भी यूज करते हैं, सैफ्रोलिन भी यूज करते हैं, ताकि एक डिफरेंशियल स्टेनिंग दे सकें हम. कोई मिथाइलिन ब्लू को ज़्यादा लेता है, कोई जो है सैफ्रोलिन को ज़्यादा लेता है, डिपेंडिंग अपॉन की उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है. ठीक है. So to stain the cells, we have observed cells from an onion peel. Let us now observe cells from our own body. तो अभी तक हमने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें देखा अनियन सेल्स को कैसे स्टेन किया गया था. अब हम क्या है एनिमल सेल को स्टेन करेंगे, अपनी बॉडी से सेल निकालेंगे और उसको स्टेन करेंगे. ठीक है. और इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसका नाम है 5.7. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. एक ग्लास स्लाइड ले लेना है, मतलब कांच की स्लाइड होती है. ठीक है. उस पर एक ड्रॉप वाटर रख लेना बीचों बीच. फिर क्या करना, यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम वाला चम्मच आता है ना, उसकी मदद से आप जो है अपने मुंह में उसको डालिए और यहाँ से ऐसे स्क्रैप कर लीजिए अपने गाल से, ऐसे अंदर से अंदर डाल के ऐसे कर लीजिए. और उसके ऊपर जो भी आपको म्यूकस टाइप का आए गाल के मुंह से अंदर से, उसको स्लाइड के ऊपर ऐसे छिड़क दीजिए. कुछ बहुत साफ तो दिखेगा नहीं, लगेगा कि हाँ कुछ वाइट वाइट सा गया है. ठीक है. फिर उसके ऊपर एक सैफ्रोनिन स्टेन डाल दीजिए और उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा दीजिए. कवर स्लिप हम क्यों लगाते हैं? कवर स्लिप पतली सी कांच की एकदम पतली सी लेयर से स्क्वायर में आती है. वो इसलिए लगाते हैं कि जो हमने जो सैंपल लिया है वो ड्राई ना हो. वाटर भी इसलिए डालते हैं. ठीक है. क्योंकि अगर जैसे पंखा चल रहा है, गर्मी का दिन है, तो सारा उसके अंदर से मॉइस्चर उड़ता रहेगा ना, तो ड्राई हो जाएगा, तो फिर वो चिपक जाएगा, तो हमको सेल्स उतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे हम. तो कवर स्लिप डालने का ये पर्पस होता है. ठीक है. सो does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. तो जो मटेरियल आपके मुंह से निकला उसको छोटी सी पेन नीडल से हल्का हल्का निकाल के पानी की बूंदों में, आपको दिखेगा कुछ नहीं ऐसा खास, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तब आपको दिखेगा. क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो प्रिपरेशन अगर बहुत ज़्यादा ले लोगे ना तो माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा. अगर आपने खूब सारा सैंपल ज़्यादा ले लिया है तो बिल्कुल क्राउडिंग हो जाएगी और कुछ अच्छा नहीं दिखेगा. मतलब जितना कम से कम सैंपल होगा, जितना पतली लेयर बनेगी, उतना अच्छा माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा. समझ रहे हैं आप? ठीक है. सो to color the material we can put a drop of methylene blue solution on it. methylene blue solution आपने डाल दिया उसके ऊपर. Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. cover slip लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सैंपल ड्राई हो जाएगा, फिर आपको उतना अच्छा दिखेगा नहीं. ठीक है. और जब हाई रेजोल्यूशन पे हम देखेंगे इसको. ठीक है. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट. तो जब हम इसको विजुअलाइज करेंगे माइक्रोस्कोप में तो हम देखेंगे कि ये भी सेल्स ऐसे ऐसे दिखेंगी जैसे नॉर्मल सेल्स हमको दिखती हैं. बस इन सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, बीच में एक डॉटेड स्ट्रक्चर होगा
जिसको कि हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है, वो हमको दिखेगा। इस तरह की सेल्स आपको दिखेंगी, आपकी चीक की सेल्स जो है इस तरह की दिखेगी, जैसे नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती हैं वैसे ही है ये भी, ठीक है। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? आप हर एक सेल में देखोगे, हर एक सेल में एक डॉट लाइक ओवल स्ट्रक्चर है बीचों बीच सेल के, यही जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। वेयर वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनियन पील सेल्स? तो इसी तरह का क्या आपको अनियन पील में भी दिखा था कि नहीं दिखा था? दिखा था ना, अनियल पील में भी इसी तरह का बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर था। तो न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। तो ये भी आप डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स? नॉट डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स ऑफ एनिमल एंड सेल्स ऑफ प्लांट्स। Fine. So the nucleus has a double layered covering called the nuclear membrane. तो ये जो न्यूक्लियस जिसकी हम बात कर रहे हैं बीचों बीच, जब हमने इसको और अच्छे वाले एकदम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल के बीचों बीच जो छोटा सा दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, जब हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप में हमने देखा तो देखा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर में इसके दो मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस कवरिंग से इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about in section 5.2. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ठीक है, ये जैसा आप देख रहे हो इस तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं, ठीक है। ये इसलिए है ताकि साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस में जा सके या न्यूक्लियस में से कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में आ सके, ठीक है। इन्हीं छेद को, जो पोर्स है, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी चला जाएगा और कुछ भी आ जाएगा, इसकी भी एक पूरी मैकेनिज्म है जिसको कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से कैसी चीज़ें जो है सेल साइटोप्लाज्म में आती है और साइटोप्लाज्म से किस तरह से चीज़ें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं। हर कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकती है, हर कोई चीज़ न्यूक्लियस से बाहर भी नहीं आ सकती है, ठीक है। सो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जो डीएनए होता है, बहुत सारा डीएनए जो है धागे के फॉर्म में होता है, और जब वो एक गोला बन जाता है तो उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। सो द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह, जैसे सपोज किसी ने स्वेटर वाला ऊन देखा है, ठीक है, जब हम बाजारों में ऊन लेने जाते हैं तो वो ऐसे गुच्छों में आते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जब कोई स्वेटर बनाने जा रहा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? इन धागों से ऊन का गोला बनाता है ना। तो वैसे ही सेल जब ऐसे ही नॉर्मल रहती है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से बिखरे बिखरे से रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जैसे ही सेल को सिग्नल मिलता है कि नहीं अब डिवीजन करने का टाइम आ गया है, तो वो सारे क्रोमोसोम्स हैं उसको इकट्ठा कर लेती है और उसको एक शेप दे देती है, ठीक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स कंटेन information for the inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA. DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है DNA का फुल फॉर्म, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA जो होता है ये क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है, ठीक है। जो पूरा धागा है उसका नाम डीएनए है, और बहुत सारा इस तरह का डीएनए जब इकट्ठा हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, तो वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स जैसे आईज है, नोज है, हेयर है, हाइट है, स्किन कलर है, ठीक है, बोलचाल का तरीका, जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। डीएनए के अंदर ये पूरा कोडिंग फॉर्म में लिखी रहती है, कोड के फॉर्म में लिखे रहते हैं, और यही हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। इसलिए बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमको सिमिलर मिलते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं।
ये जो प्रोटीन है इसी के अराउंड ये डीएनए लिपटे रहते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स जो है प्रोटीन के अराउंड लिपटे रहते हैं और सुपर कॉइल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका बिल्कुल सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, ताकि थोड़े से ही जगह में बहुत सारा डीएनए आ जाए, ठीक है। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो इसी डीएनए के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि कब सेल को डिवाइड करना है, कब सेल को कौन सा फंक्शन करना है, कब क्या करना है, सारा कुछ फीडिंग इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसी डीएनए के अंदर रहता है, ठीक है। सो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब जीन्स क्या होता है, जैसे कि क्या है कि बहुत सारा जो डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन सारा का सारा डीएनए जो है जीन नहीं होता है, ठीक है। इस पूरे, जैसे ये बड़ा सा धागा है, ठीक है, तो जैसे इसमें बहुत सारा, जैसे आपकी बुक ही समझ लीजिए, ठीक है, बहुत सारी, जैसे आपकी बुक है, बुक में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, लेकिन हर एक टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। कुछ टेक्स्ट, कुछ लाइंस जो होते हैं जिसको कि आप हाईलाइट करते हो, ठीक है, क्यों हाईलाइट करते हो, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की डेफिनेशन होती है, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं, किसी चीज़ का आंसर होती है ना। तो वो सेगमेंट्स आपकी बुक के जिसको कि आप हाईलाइट करते हो कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारा डीएनए में, जो हमारा डीएनए है उसमें बहुत सारी कोडिंग है, लेकिन हर एक कोडिंग जीन नहीं होती है। वो सेगमेंट्स, वो डीएनए के सेगमेंट जिसमें कि इंफॉर्मेशन काम की हो, उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर जैसे कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो क्रोमोसोम की जगह वो पत्ते पत्ते धागों में रहती है, और वो मतलब गोला नहीं बनता, उनका गोला नहीं बनता, वो लच्छों के फॉर्म में रहती है, उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। सो क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो बिल्कुल मतलब शेपलेस रहते हैं और ऐसे ही लिपटे हुए धागों की तरह पड़े रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। तो जब भी सेल को डिवाइड करने का सिग्नल मिलता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाती है। फाइन। सो द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो न्यूक्लियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। यहीं से हमको सिग्नल आता है कि हमको डिवाइड होना है, सेल को डिवाइड होना है, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो अपने को आपको डबल करेंगे, फिर जो है साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। तो सेल का जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो डीएनए जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, इसी के अंदर मैंने कहा सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर रखी हुई है कि कब किस सेल को क्या करना है और उसका फेट क्या होगा, ठीक है। किसी सेल को लीवर सेल बदलना है, किसी सेल को जो है कैसा उसका फंक्शन होगा, इन्वायरमेंट, जब कोई इन्वायरमेंट आएगा तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है। और वो इसी के हिसाब से, इसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपना बिहेवियर तय करती है, ठीक है। सो इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन अभी ये जो प्लांट और एनिमल है, इन दोनों के अंदर हमने देखा न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होता, क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कवर्ड नहीं रहता है, ठीक है। इसको एग्जांपल की तरह कि आप समझ लो कि जैसे पुराने ज़माने में जो घर होते थे उनके चार दीवारी के अंदर एक किचन होता था, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न आजकल के घर आ गए उनमें ओपन किचन है, किचन की कोई दीवार नहीं है, बस रूम खुला हुआ है, उसमें ही खाना बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक है यानी बैक्टीरिया है, इनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वो सेल में कहीं पड़ा रहता है, ठीक है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, डीएनए को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो वो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहाँ पे कि डीएनए पाया जाता है, जिस जगह पे पाया जाएगा उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे कि हमारा ओपन किचन है, पूरे घर में
कोई ऐसे डिफाइंड प्लेस तो नहीं है कि ये किचन है, ये वाला कमरा किचन है, कमरा है ही नहीं, बस हम उस जगह पे खाना बनाते हैं तो वो किचन हो गया। तो वैसे ही न्यूक्लियोइड है ये, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस वर्ड यूज करके हम न्यूक्लियोइड रीजन यूज करते हैं कि ये न्यूक्लियोइड रीजन है, यहाँ पे इसका जो है न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे दो आप वर्ड्स पढ़ेंगे, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, यहाँ लिखा है प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जब हमारी धरती पे नए नए ऑर्गेनिज्म जस्ट बनना शुरू हुए थे तो ये सबसे पहले आए होंगे, ठीक है। तो उस वक्त न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं थी और ये प्रो है मतलब पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम प्रोकैरियोटिक है। तो केवल बैक्टीरियल सेल्स ही हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। बाकी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स ये यूकैरियोटिक है। प्लांट्स के पास भी एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एनिमल्स के पास भी एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी आपको डिफरेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट्स के पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और फर्दर डिटेल के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या इनमें और डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, इसके अंदर दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती हैं। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, अगर मैं साफ साफ कहूँ तो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है। ये तरह की जो ऑर्गेनेल्स होती हैं ये आपके बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होती हैं, ठीक है। सो मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो लेकिन ऑर्गेनेल्स तो नहीं होती हैं इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन कौन करेगा फिर अगर ये नहीं होंगी तो ये जिंदा कैसे हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सब होता है, उतना डेवलप नहीं है, वही कहा ना ये सेल्स प्रिमिटिव हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सब काम होता है उसी सेल के अंदर, किसी तरह काम चलता है, ठीक है। सो क्योंकि ये प्रिमिटिव है, अब जैसे जैसे सेल और एडवांस करती गई तो हम प्रो से हम यूकैरियोट बन गए, ठीक है। So the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structure, but not with plastid as in eukaryotic cell. तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं वो भी जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनके अंदर जो आप ये कह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक, तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक जैसा नहीं होता लेकिन बस होता है और वो काम चला लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एक प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हो, ये किसका है एग्जांपल, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड रीजन है क्योंकि इसी रीजन में जो है सारा का सारा क्रोमोसोम पड़ा रहता है, इसीलिए इस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं, ये इनमें भी पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें भी पाई जाती है, सेल वॉल इनमें भी पाई जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम साइटोप्लाज्म और आगे फर्दर ऑर्गेनेल्स जो हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का हिस्सा होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।